हेलो यूजीसी एस्पिरेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। एज यू ऑल नो, हमने प्रहार सीरीज स्टार्ट कर रखी है जिसमें हम 60 मिनट में 60 क्वेश्चंस करा रहे हैं। सब्जेक्ट उठाया हुआ है हमने मैनेजमेंट। इसका पार्ट 1 पहले आ चुका है। आज की क्लास होने वाली है पार्ट 2। जिन लोगों ने पार्ट 1 नहीं देखा तो प्लीज़ आप लोग जाकर देख लीजिए। I am Sahil Balhara, an expert faculty in General Paper 1, Commerce and Management. So ज़्यादा देर ना करते हुए हम आज के पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, बिकॉज 60 मिनट में 60 क्वेश्चन हमें कवर करने हैं। देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या कहना चाहता है। First question of today's class is cost volume profit analysis is the extension of। आपको बताना है कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस जो है वो किसका एक्सटेंशन है। मार्जिनल कॉस्टिंग, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, फाइनेंशियल कॉस्टिंग या फिर कंसेप्ट कॉस्टिंग। टेक योर टाइम, एक बार उसे क्वेश्चन को दोबारा रीड करो ध्यान से, उसके बाद आंसर देने की कोशिश करो कि कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस किसका एक्सटेंशन है। मार्जिनल कॉस्टिंग का, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का, फाइनेंशियल कॉस्टिंग का या फिर कॉस्टिंग कंसेप्ट। So the answer for this particular question is A, that is marginal costing. So cost volume profit analysis extension है marginal costing का। Okay, we will be moving to the next question. Next question here is what is an alternative of traditional costing method। आपको बताना है ट्रेडिशनल कॉस्टिंग मेथड का अल्टरनेटिव कौन सा है। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, मार्जिनल कॉस्टिंग, फाइनेंशियल कॉस्टिंग या फिर फिक्स्ड कॉस्टिंग। क्वेश्चन में कह रहा है ट्रेडिशनल कॉस्टिंग मेथड का अल्टरनेटिव कौन सा है। सो द आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज ए, दैट इज स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन हियर इज व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ वेरिएंस। आपको वेरिएंस के डिसएडवांटेज बताने हैं। सो फर्स्ट ऑप्शन हियर इज इट इज टाइम कंज्यूमिंग टू कंप्यूट। बी इज डज नॉट आइडेंटिफाई स्टैंडर्ड कॉस्ट। सी इज डज नॉट आइडेंटिफाई द एसेट एफिशिएंटली यूज। डी इज बोथ सी एंड ए। आपको डिसएडवांटेज बतानी है वेरिएंस की। ओके, द आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज ए, दैट इज इट इज टाइम कंज्यूमिंग टू कंप्यूट। तो एक डिसएडवांटेज वेरिएंस का ये है कि वो उसको करने में टाइम लग जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हियर इज व्हाट आर द 3 बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ फिस्कल मैनेजमेंट। आपको फिस्कल मैनेजमेंट के 3 बेसिक प्रिंसिपल बताने हैं। इक्विटी, प्रिडिक्टेबिलिटी या फिर एफिशिएंसी या फिर ऑल द अबव। सो क्वेश्चन को एक बार फिर से रीड करो और उसको आंसर करने की कोशिश करो। सो फिस्कल मैनेजमेंट होता क्या है, मतलब एक फर्म को अच्छे से संभालना विद इन द अलॉटेड बजट, दैट इज नोन एज द फिस्कल मैनेजमेंट। कि जैसे जैसे हमारी फर्म चल रही है वी नीड टू रन दैट एफिशिएंटली इन अ गिवन बजट, सो दैट इज नोन एज द फिस्कल मैनेजमेंट। सो द आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज डी, दैट इज 3 बेसिक प्रिंसिपल्स आर इक्विटी, प्रिडिक्टेबिलिटी एंड एफिशिएंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन हियर इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू अबाउट कॉस्ट ऑफ कैपिटल। आपको बताना है कॉस्ट ऑफ कैपिटल के बारे में 2 स्टेटमेंट लिखी हुई है, कौन सी ट्रू है। इट इज वन ऑफ द मेथड यूज टू डिटरमाइन रिस्क रिटर्न प्रोफाइल। बी इज इट इज द इजिएस्ट मेथड। सो ऑप्शन है कि पहली सही है, ऑप्शन बी दूसरी सही है, ऑप्शन सी बोथ 1 and 2 आर ट्रू, डी इज नाइदर 1 nor ट्रू, सेकेंड ट्रू। सो द आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज ए, दैट इज ओनली 1। तो हमें देखना है, इसमें ट्रू पूछा था तो पहली स्टेटमेंट सही है और सेकेंड स्टेटमेंट गलत है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हियर इज सोर्सेज ऑफ फाइनेंस आर क्लासिफाइड इनटू। आपको बताना है जो सोर्सेज ऑफ फाइनेंस होता है उसको कैसे कैसे हम क्लासिफाई कर सकते हैं। बेसिस ऑफ टाइम, बेसिस ऑफ ओनरशिप, बेसिस ऑफ सोर्सेज ऑफ जनरेशन या फिर ऑल द अबव। The answer for this particular question is C, that is the basis of sources of generation can be classified as the source of finance. क्वेश्चन नंबर 67, डिफाइन EBIT। आपको बताना है EBIT की फुल फॉर्म क्या है। अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेशन, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट रेट एंड taxes. So the answer for this particular question is A, that is earning before interest and taxes. Next question here is what are the component of valuation। valuation की components बतानी है। First one is cost price, second is conventional cost,
थर्ड इज स्क्रैप वैल्यू, डी इज ऑल ऑफ द अबव। आपको बताना है वैल्यूएशन के कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं, कॉस्ट प्राइस, कन्वेंशनल कॉस्ट, स्क्रैप वैल्यू या फिर ऑल ऑफ दीज। सो द आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज डी, दैट इज ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन हियर इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स रिगार्डिंग टू डिविडेंड पॉलिसी। आपको बताना है कौन सी स्टेटमेंट गलत है regarding to the dividend policy. Dividend are major cash outflow of the business. The firm having potential cash need not pay dividend. So इसमें आपको बताना है कौन सी स्टेटमेंट गलत है। पहली गलत है, दूसरी गलत है, दोनों गलत है, दोनों में से कोई भी गलत नहीं है। So the answer for this particular question is B, that is only 2. The firm has potential cash need not pay dividend. Why? भाई डिविडेंड देना तो जरूरी है ना, अगर उसके पास पोटेंशियल कैश है तो दैट डजंट मीन ना ही विल नॉट पे डिविडेंड। सो स्टेटमेंट नंबर 2 गलत होगी। डिविडेंड आर मेजर कैश आउटफ्लो ऑफ द बिजनेस, यस दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, बट आपको मतलब हमें बताना था कि कौन सी स्टेटमेंट गलत है। नेक्स्ट स्टेटमेंट हियर इज an corporate entity taking decision to restructure or modify its capital is known as। एक ऐसी एंटिटी जो डिसीजन लेती है रीस्ट्रक्चर एंड मॉडिफाई करने को अपने कैपिटल, उसको क्या बोलते हैं? कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग, कॉर्पोरेट एंटिटी, बोथ ए एंड बी, डी इज नन ऑफ दीज। So the answer for this particular question is A, that is corporate restructuring, because we are talking about the restructure. नेक्स्ट क्वेश्चन हियर इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। आपको बताना है दोनों में से कौन सी स्टेटमेंट सही है। मर्जर अवॉइड्स डुप्लीकेशन इन नेचुरल मोनोपोली, मर्जर लीड्स टू रिड्यूस ऑफ कंपटीशन। मर्जर के बारे में 2 स्टेटमेंट लिखी हुई है यहाँ पे, आपको बताना है पहली ठीक है, दूसरी ठीक है, दोनों ठीक है, दोनों में से कोई भी ठीक नहीं है। सो द आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज सी, दैट इज बोथ। Merger avoids duplication in natural monopoly. Yes, this statement is true. Sorry. Merger leads to reduction of competition. Obviously, जब 2 कंपनी मर्ज हो जाएंगी तो कंपटीशन तो कम हो जाएगा ना। So the answer for this particular question is C, that is both A and B. Next question here is which of the following statement is false। आपको बताना है दोनों में से कौन सी स्टेटमेंट गलत है। First, a takeover is the purchase of larger company by the smaller company. B, merger and takeover both are different in nature. आपको बताना है दोनों में से कौन सी स्टेटमेंट गलत है, पहली, दूसरी, दोनों या फिर दोनों में से कोई भी नहीं। क्वेश्चन को दोबारा रीड करो और उसको आंसर करने की कोशिश करो। So द आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज नाइदर 1 और B, कोई सी भी गलत नहीं है। द टेक ओवर इज द परचेज ऑफ लार्जर कंपनी बाय द स्मॉलर कंपनी। ऑब्वियसली टेक ओवर क्या होता है, एक बड़ी कंपनी छोटी कंपनी को, जैसे हम यहाँ पे मछली बना देते हैं। सो ये बड़ी मछली है, ये छोटी मछली है, तो बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाएगी ना। तो दिस इज नथिंग बट ऐसा ही है कि टेक ओवर, बड़ी मछली आती है छोटी मछली को टेक ओवर कर लेती है। मर्जर एंड टेक ओवर बोथ आर डिफरेंट इन नेचर। यस, मर्जर एंड टेक ओवर उनका जो नेचर होता है वो डिफरेंट होता है। मर्जर क्या होता है? मर्जर होता है म्यूचुअल डिसीजन कि हाँ 2 कंपनी चाहती हैं हम आपस में मर्ज हो जाएं, दैट इज नोन एज द मर्जर। और टेक ओवर लाइक अनविलिंगली होता है, ऐसा नहीं होता कि वो म्यूचुअली कर रहे हैं। टेक ओवर इज ऊपर दे रखा है कि जो एक लार्जर कंपनी है वो छोटी कंपनी को परचेज कर लेती है विद और विदाउट देयर विल, दैट इज नोन एज मर्जर। तो यस, उनका जो नेचर होता है वो डिफरेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हियर इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द लेवरेज ब्रेकआउट। आपको बताना है लेवरेज ब्रेकआउट के बारे में कौन सी स्टेटमेंट सही है। फर्स्ट स्टेटमेंट इज इट कम्स विद अ हायर रिस्क। सेकेंड इज इन दिस मेथड कंपनी कंसंट्रेट ऑन कटिंग कॉस्ट। तो आपको बताना है पहली स्टेटमेंट सही है, बिकॉज यहाँ पर क्या पूछा है, ट्रू पूछा है, या दूसरी स्टेटमेंट ठीक है, या फिर दोनों ठीक है, या दोनों में से कोई भी ठीक नहीं है। The answer for this particular question is 1, that is it comes with higher risk. Leverage breakout के बारे में बात करें, in this method company contract on cost cutting, ऐसा कुछ नहीं होता है। Okay. Next question here is define PMPT. आपको बताना है PMPT की full form क्या है। Post modern portfolio theory, pre modern portfolio theory,
पोर्टफोलियो ऑफ मैनेजमेंट प्री थ्योरी या फिर नन ऑफ दी। सो आपको बताना है पीएमटी के बारे में। पीएमटी की फुल फॉर्म क्या है? सो द आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज ए, दैट इज पोस्ट मॉडर्न पोर्टफोलियो थ्योरी। नेक्स्ट क्वेश्चन हियर इज व्हाट इज द यूनिक फीचर ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। आपको बताना है फॉरेन एक्सचेंज मार्केट का एक यूनिक फीचर क्या है। सॉरी, एक नहीं, कोई भी हो सकता है इसमें से। प्रोवाइड लिक्विडिटी, ओपन फॉर ट्रेड ऑफ 24 आवर्स, सी इज ग्लोबली एक्सेप्टेड एंड डी इज ऑल ऑफ दीज। आपको बताना है कि जो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट है उसका यूनिक फीचर क्या है। सो द आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज वन, दैट इज प्रोवाइड लिक्विडिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन हेयर इज व्हाट कंपोनेंट्स डू स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट इन्वॉल्व। आपको बताना है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट आते हैं। प्लानिंग एंड एनालिजिंग, implementation of business plan, both A and B या फिर none of these. So the answer for this particular question is C, that is both A and B. क्योंकि strategic management में planning करेंगे फिर उसको analyze करेंगे, सिर्फ planning analyze से नहीं होगा ना, उसको implement भी करना पड़ेगा। So the answer for this particular question is C, that is both A and B. We need to plan, we need to analyze that particular plan and we need to implement on the business plan. नेक्स्ट क्वेश्चन हेयर इज स्ट्रेटेजिक फॉर्मुलेशन मेनली कंसंट्रेट ऑन। आपको बताना है स्ट्रेटेजी जब हम बनाते हैं तो किस पर कंसंट्रेट करके बनाते हैं। ऑर्गेनाइजेशन गोल्स टू बी अचीव, चेंज इन बिजनेस एनवायरनमेंट। ऑर्गेनाइजेशन गोल जो हमें अचीव करने हैं उसके ऑब्वियसली उसके ऊपर स्ट्रेटेजी हम बनाएंगे। एंड चेंज इन बिजनेस एनवायरनमेंट, जो हमारा बिजनेस एनवायरनमेंट होता है उसको देखते हुए बनाएंगे, बिकॉज बिजनेस एनवायरनमेंट क्या है, डायनेमिक है, सो वो चेंज होता रहता है। सो द आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज सी, दैट इज बोथ ए एंड बी। स्ट्रेटेजिक फॉर्मुलेशन कंसंट्रेट ऑन बोथ ऑर्गेनाइजेशन गोल्स टू बी अचीव्ड एज वेल एज द चेंज इन बिजनेस एनवायरनमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन हियर इज ऑन व्हाट डज बिजनेस डिपेंड एफिशिएंटली। आपको बताना है कि जो आपका बिजनेस होता है वो किस पे डिपेंड करता है एफिशिएंटली। फाइनेंस पर, मार्केटिंग पर, इफेक्टिवनेस पर या फिर सब पर। सो द आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज बी, दैट इज मार्केटिंग। सो अगर आपकी मार्केटिंग अच्छी होगी तो जो आपका बिजनेस होगा वो इफेक्टिवली लाइक मार्केटिंग पर डिपेंड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हेयर इज व्हाट आर द फैक्टर्स नॉट इन्फ्लुएंसिंग प्राइस डिसीजन। आपको बताना है कि कौन सा ऐसा फैक्टर है जो प्राइस डिसीजन को इन्फ्लुएंस नहीं करता। गवर्नमेंट रेगुलेशन, कस्टमर डिमांड एंड सप्लाई, डिमांड एंड सप्लाई, कस्टमर या फिर इकोनॉमी ऑफ कंट्री। So the answer for this particular question is D, that is economy of country, because government regulations, demand and supply and the customers are the main reason that can influence our pricing decision. Next question here is which of the following statement is true। आपको बताना है दोनों में से कौन सी statement सही है। Consumer are one who buy the product, consumer do not negotiate with the price। So दो statement लिखी हुई है, आपको बताना है दोनों में से कौन सी statement सही है। राइट, सो कंज्यूमर आर द वन हु बाय द प्रोडक्ट। ऑब्वियसली कंज्यूमर कौन होता है, जो प्रोडक्ट को खरीदता है। कंज्यूमर डू नॉट नेगोशिएट विद प्राइस, ऐसा होता है क्या? आई एम सो सॉरी गाइज, एक्चुअली आई एम नॉट फीलिंग वेल टुडे एंड बट स्टिल वी नीड टू मेक द वीडियो सो दैट आप अच्छे से प्रिपेयर कर पाएँ। So please excuse me, and the second point here is consumer do not negotiate with price। ऐसा होता है कि जो consumers है वो negotiate ना करे प्राइस से। अगर आप कोई भी सामान लेने जाते हो, आप ट्राई करते हो ना negotiation का, इवन सब्जी लेने जाते हो, मम्मा के साथ जाते हो, वो तो कितने सारे आपने इंस्टाग्राम पर देखे होंगे कि लाइक मम्मी जाती है, वो क्या कहते हैं उसे, जो बेचने वाला होता है वो बोलता है 2000 रुपये एंड योर मॉम विल लाइक कि 200 देंगे। सो ऐसे बहुत सारे ट्रोल चल रहे हैं इंस्टाग्राम पे, राइट। तो ऑब्वियसली कंज्यूमर नेगोशिएट करते हैं। सो द आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज ए, दैट इज ओनली वन स्टेटमेंट इज ट्रू, बिकॉज सेकंड जो स्टेटमेंट है वो गलत है। नेक्स्ट स्टेटमेंट हेयर इज, आपको बताना है कौन सी स्टेटमेंट सही है। दो स्टेटमेंट लिखी हुई हैं। लॉजिस्टिक मैनेजमेंट इज अ पार्ट ऑफ सप्लाई चेन मैनेजमेंट। बोथ लॉजिस्टिक एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट टर्म कैन बी यूज्ड एट द सेम टाइम। आपको बताना है पहली स्टेटमेंट सही है या फिर दूसरी स्टेटमेंट सही है, दोनों ठीक है या दोनों में से कोई भी ठीक नहीं है। So the answer for this particular question is A, that is only one, क्योंकि logistic management is a part of supply chain management, but जो logistic और supply chain management है वो अलग अलग टर्म है, उनको हम simultaneously एक ही जगह एक यूज नहीं कर सकते।
आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे एंड यू आर एंजॉइंग द क्लास। एंड जैसा भी आपका फीडबैक हो दैट इफ़ यू लाइक इट दिस क्लास इज हेल्पफुल फॉर यू, या फिर आपने कुछ भी सीखा हो तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेशन गाइज। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हेयर इज व्हाट इज द गोल ऑफ कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। आपको बताना है कस्टमर रिलेशनशिप जो मैनेजमेंट होता है उसका गोल क्या है। टू सेटिस्फाई द नीड्स एंड वांट ऑफ द कंज्यूमर, टू इंक्रीज कस्टमर सेटिस्फैक्शन विदाउट डिजायरेबल प्राइस, both A and B, and none of these। आपको बताना है कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट का मेन गोल क्या है। टू सेटिस्फाई द नीड्स एंड वांट ऑफ द कंज्यूमर, टू इंक्रीज कंज्यूमर satisfaction without desirable price। So the answer for this particular question is A, that is goal of the customer relationship management। goal क्या होता है, उसका एक मेन गोल होता है to satisfy the needs and wants of the consumer, to increase consumer satisfaction without desirable price। ऐसा उसका कोई मोटिव या फिर कोई गोल नहीं होता। अगर उसे डिजायरेबल प्राइस मिलेगा तभी तो वो अपने कस्टमर को सेटिस्फाई करने के लिए अच्छा प्रोडक्ट बनाएगा। इफ ही इज नॉट गेटिंग द डिजायरेबल प्राइस देन व्हाई वुड ही ट्राई टू सेटिस्फाई हिज कस्टमर्स, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन हेयर इज विच कॉम्पोनेंट डू डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स मेनली फोकस ऑन। आपको बताना है कि डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स किस पर फोकस करती है, कौन से कॉम्पोनेंट पर। सेंट्रल टेंडेंसी, वेरिएबिलिटी, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैंपल डाटा, या फिर ऑल ऑफ दीज। So the answer for this particular question is D, that is all of these, because central tendency, variability, distribution of sample data ये सारे component क्या करते हैं, descriptive statistics का focus होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हेयर इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। दो स्टेटमेंट गिवन है, आपको बताना है दोनों में से कौन सी स्टेटमेंट गलत है। डिजाइनिंग ऑफ क्वेश्चनर इज अ कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस। यस, जो क्वेश्चनर हम बनाते हैं उसको डिजाइन करना कहीं ना कहीं थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट हो जाता है। नेक्स्ट स्टेटमेंट इज द क्वेश्चनर में कंटेन क्वेश्चन रिगार्डिंग टू पर्सनल क्वेश्चन विच आर नॉट रेलेवेंट टू द सर्वे। हाँ, क्वेश्चन में ऐसा क्वेश्चन होता है जो तो पर्सनल क्वेश्चंस होते हैं विच आर नॉट रेलेवेंट। ऐसा कुछ नहीं है भाई, अगर उसको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो दैट्स व्हाई ही इज आस्किंग ना। ऐसा तो है नहीं इररेलेवेंट क्वेश्चन वो डाल रहा है भाई, वो क्वेश्चनर कर रहा है, वो कोई सर्वे कर रहा होगा, इसलिए पढ़ा लिखा बंदा होगा ना वो। सो द आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज ओनली टू स्टेटमेंट इज रॉन्ग एंड वन स्टेटमेंट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 85, consider event B, the non-occurrence of the event $B is known as। आपको बताना है एक इवेंट है, नॉन अकरेंस ऑफ द इवेंट, इंटरसेक्शन ऑफ ए इज इक्वल्स टू 0, यूनियन ऑफ ए एंड कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। सो द आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज डी, दैट इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। नेक्स्ट क्वेश्चन हेयर इज इफ द कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इज इक्वल्स टू -1। जो हमारा कोरिलेशन का कोफिशिएंट है वो -1 है, देन द रिलेशन इज, आपको बताना है उसका रिलेशन क्या है। परफेक्टली नेगेटिव कोरिलेशन, नेगेटिव कोरिलेशन, नो कोरिलेशन, या फिर नन ऑफ द अबव। आपको बताना है कि अगर आपका कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन -1 है तो आपका रिलेशन क्या है उसके साथ। सो द आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज ए, दैट इज परफेक्टली नेगेटिव कोरिलेशन। आर यू गेटिंग इट। अगर आपकी कोरिलेशन -1 है तो आपका रिलेशन क्या है, परफेक्टली नेगेटिव कोरिलेशन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टेक्निक ऑफ फैकल्टी लोकेशन, सॉरी फैसिलिटी लोकेशन। आपको बताना है कौन सी ऐसी टेक्निक नहीं है फॉर द फैसिलिटी लोकेशन। सब्जेक्टिव टेक्निक, नैनोमीटर टेक्निक, क्वांटिटेटिव टेक्निक, या फिर क्वालिटेटिव टेक्निक। सो द आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज बी, दैट इज नैनोमीटर टेक्निक। नेक्स्ट क्वेश्चन हेयर इज, दो ऑप्शन दे रखे हैं, आपको बताना है कौन सी स्टेटमेंट सही है। एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग इज नॉट यूज्ड रेगुलरली इन बिजनेस एंड इज रेयर यूसेज सॉफ्टवेयर। एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग इज यूज्ड इन डे टू डे एक्टिविटीज ऑफ द बिजनेस। आपको बताना है दोनों स्टेटमेंट ठीक है, पहली ही ठीक है या फिर दूसरी ठीक है, या फिर कोई सी भी ठीक नहीं है। क्वेश्चन को एक बार दोबारा रीड करो फिर आंसर करने की कोशिश करो। Yes, the answer for this particular question is C, that is B only। जो हमारा enterprise resource planning है, it is used day to day activities of the business। जो भी हमारी activities होती हैं जैसे accounting हो गया, resource management हो गया, ये सब हम ERP के थ्रू करते हैं and it is a software।
और ऊपर वाले स्टेटमेंट में क्या लिखा हुआ है, इट इज़ नॉट यूज रेगुलरली, ऐसा नहीं होता, रेगुलरली यूज किया जाता है, इट इज़ यूज फॉर डे टू डे एक्टिविटीज एंड इट इज़ अ सॉफ्टवेयर यूज फॉर लाइक day to day activities, your accounting, your resource management, etc. Next question here is consider the following statement with regard to quality management. Quality management के बारे में आपको बताना है कौन सी statement ठीक है. The first statement here is quality management include only planning and creating quality improvement. B. Quality management starts with determination of quality policy and end with the quality improvement. आपको बताना है दोनों statement ठीक है, पहली ठीक है, दूसरी ठीक है, दोनों में से कोई भी ठीक नहीं है. The answer for this particular question is C, that is B only. Quality management starts with determination of quality policy and ends with the quality improvement. Obviously बात है, quality management कर रहे हैं तो हम उसको पहले चेक करेंगे, उसके बाद जो हमारा काम होगा उसको इम्प्रूवमेंट करने का होगा ना. और यहाँ पर क्या है, ओनली प्लानिंग एंड क्रिएटिंग क्वालिटी इंप्रूवमेंट. भाई सिर्फ प्लानिंग एंड क्रिएटिंग से नहीं होगा ना, उसे इम्प्लीमेंट भी करना पड़ेगा, उसे डिटरमाइन भी करना पड़ेगा. सो नेक्स्ट क्वेश्चन हेयर इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट. देख रहे हैं नॉट लिखा है, मैंने अपनी हर वीडियो में बोला है अगर क्वेश्चन में नॉट नहीं दिखता है ना तो क्वेश्चन गलत होने के चांसेस हो जाते हैं, तो यू नीड टू रीड द क्वेश्चन प्रॉपरली. उसमें नॉट लिखा है, क्या लिखा है, कैसे लिखा है. नॉट पार्ट ऑफ डायमेंशन ऑफ ग्लोबलाइजेशन एरा, इंडस्ट्रियल, cultural, ecological, financial and organizational. So the answer for this particular question is D, that is organizational. So 20 मिनट में हमने 30 क्वेश्चन कवर कर दिए हैं. आई होप आपको लाइक एन्जॉयमेंट हो रही होगी कि भाई इतनी जल्दी जल्दी बहुत सारे क्वेश्चन हो रहे हैं, हमारी प्रैक्टिस हो रही है. सो लेट्स टेक अ 30 सेकेंड ब्रेक, हैव सम वाटर एंड ऑल दैट, उसके बाद हम आगे स्टार्ट करते हैं. हाँ जी बच्चे, चलो बढ़ते हैं अब आगे. नेक्स्ट क्वेश्चन हेयर इज द फाइनल बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑफ अ कंट्री इज. आपको बताना है जो फाइनल बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑफ अ कंट्री है वो कैसी होती है. ऑलवेज बैलेंस्ड, ऑलवेज सरप्लस, ऑलवेज डेफिसिट या फिर नन ऑफ द अबव. सो द आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज ए, दैट इज ऑलवेज बैलेंस. बिकॉज ये क्या होता है, जो हम फाइनेंशियल अकाउंट बनाते हैं हमारी एसेट लाइबिलिटी सेम आती थी ना, वैसे ही बैलेंस ऑफ पेमेंट में होता है. इन द एंड जो फाइनल बैलेंस होता है वो हमेशा बैलेंस्ड होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन हेयर इज व्हाट डज द एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट लाइसेंस अलाउ यू टू डू. अगर आपके पास एग्जिम लाइक एक्सपोर्ट इम्पोर्ट लाइसेंस है तो वो आपको क्या अलाउ करता है करने के लिए. डिस्कस परचेज एग्रीमेंट विद वेंडर्स, conduct business in foreign countries and transport goods across border, all the above. So the answer for this particular question is C, that is transport goods across border. अगर आपके पास एक्सपोर्ट इंपोर्ट का लाइसेंस है तो आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट करोगे ना, बिजनेस कैसे करने लग जाओगे वहां पे. आर यू गेटिंग इट. सो नेक्स्ट क्वेश्चन हियर इज विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्टिनेंट अकाउंट फॉर द मैक्सिमम ट्रेड विद इंडिया. आपको बताना है कि कौन सा ऐसा कॉन्टिनेंट है जो मैक्सिमम ट्रेड करती है इंडिया के साथ. द आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज एशिया, नॉट नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप. नेक्स्ट क्वेश्चन हेयर इज प्रोटोटाइप इज. आपको बताना प्रोटोटाइप क्या होता है. ऑप्शन नंबर ए, अ मॉडल ऑफ द एग्जिस्टिंग सिस्टम, अ वर्किंग मॉडल ऑफ एग्जिस्टिंग सिस्टम, अ मिनी मॉडल ऑफ अ न्यू सिस्टम या फिर ऑल ऑफ द अबव. आपको बताना है कि प्रोटोटाइप क्या होता है. सो प्रोटोटाइप इज अ वर्किंग मॉडल ऑफ एन एग्जिस्टिंग सिस्टम. इज इट क्लियर. ओके. So next question here is arrange the following in order with regards to the knowledge management process. ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इजी है. ऑर्गेनाइजिंग, प्लानिंग, कंट्रोलिंग, डायरेक्टिंग. कितनी बार पूछा गया ये क्वेश्चन और आपने कितनी बार पढ़ा होगा 11th में, 12th में, अपनी ग्रेजुएशन में, मास्टर्स में कितनी बार पढ़ा होगा. So the answer for this particular question is B, that is first one is planning,
organizing, directing, in the end controlling. Next question here is, in which period of time was a person who managed large products known as एंटरप्रेन्योर्स? सो आपको बताना है ऐसा कौन सा पीरियड था जब लोग मैनेज करते थे लार्ज प्रोडक्ट्स नोन एज एंटरप्रेन्योर्स. So the answer for this particular question is D, that is Middle Ages, not in 70s, not in early and 1920 में भी नहीं, in Middle Ages. So next question here is, which of the following is a factor for starting a new business? So एक ऐसा factor है जो आपके पास होगा तो आप new business start करने की कोशिश कर सकते हैं. Financial rewards, independency, risk taking, all of the above. So the answer for this particular question is D, that is all of the above. फाइनेंशियल रिवॉर्ड्स भी चाहते हैं आप, इंडिपेंडेंसी भी चाहते हैं और रिस्क टेकिंग तो होता ही है. सो दीज आर द फैक्टर्स व्हेन यू स्टार्ट अ न्यू बिजनेस. नेक्स्ट क्वेश्चन हियर इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी मोटिव ऑफ सेटिंग अप ऑफ न्यू बिजनेस बाय एंटरप्रेन्योर्स? सो प्राइमरी मोटिव क्या है? एक प्राइमरी मोटिव होता है टू स्टार्टिंग अप ऑफ अ न्यू बिजनेस बाय एंटरप्रेन्योर्स. ए इज मनी, बी इज इंडिपेंडेंस, सी इज फेम, डी इज पावर. ऑब्वियसली सब कुछ चाहता है बट द प्राइमरी मोटिव इज इंडिपेंडेंस, बिकॉज मनी तो आपको वहां पर भी मिल जाएगी ना अगर आप किसी के यहाँ नौकरी करोगे. व्हेन यू वांट टू बिकम एन एंटरप्रेन्योर, योर प्राइमरी मोटिव कैन बी इंडिपेंडेंस. नेक्स्ट क्वेश्चन हियर इज, विच इज द लार्जेस्ट गवर्नमेंट एंटरप्राइज? आपको बताना है लार्जेस्ट गवर्नमेंट एंटरप्राइज कौन सी है. रेलवेज, पोस्टल, रोडवेज या फिर एयरवेज? ये तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल और इजी क्वेश्चन है. आपको बताना है कि लार्जेस्ट गवर्नमेंट एंटरप्राइज कौन सी है, वो है रेलवेज. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन हियर इज, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द फुल कंट्रोल ओवर आईडीबीआई? आईडीबीआई पर फुल कंट्रोल किसका है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का या फिर आरबीआई का या फिर दोनों का या दोनों में से किसी का नहीं? क्वेश्चन पढ़ लेना क्या लिखा है, फुल कंट्रोल. एक बार रीड करो क्वेश्चन को फिर आंसर करने की कोशिश करो. आरडीबीआई की फुल फॉर्म आप लोगों को पता है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया. और कब आया था? 1964 में आया था. तो वही चीज़ है, जो जो शॉर्ट फॉर्म आएगी ना पहले तो उसकी फुल फॉर्म याद कर लेना, और जैसे कोई इंस्टीट्यूशन है, बैंक है, तो वो याद कर लेना कब आया था. सो आईडीबीआई इज इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया और ये कब आया था? 1964 में आया था. राइट. सो जो आईडीबीआई है इट इज द सब्सिडरी ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, बट like government of control have full control over IDBI, right? Yes, the answer for this particular question is A. Next question here is, which of the following cannot be considered as a broad group of management theory? आपको बताना है कि broad group of management theory के अंदर क्या नहीं आता है. Modern management theory, classical management theory, neoclassical management theory. Only one, only two, only three या कोई भी नहीं. So the answer for this particular question is C, that is neoclassical management theory नहीं आती है management theory के अंडर. Next question here is, which of the following statement about the importance of staffing is true? आपको बताना है staffing पर कौन सी statement सही है. Staffing focuses on division of work among the employees. Staffing aims at providing employee satisfaction. तो आपको बताना है कौन सी स्टेटमेंट सही है, पहली, दूसरी, दोनों या दोनों में से कोई भी नहीं. सो द आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज बी, दैट इज ओनली टू. स्टाफिंग एम्स एट प्रोवाइडिंग एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन. स्टाफिंग का मतलब क्या होता है कि एम्प्लॉय को प्रॉपर सेटिस्फेक्शन वगैरह दी जाए, बट स्टाफिंग क्या करता है? डिवीजन ऑफ वर्क अमंग एम्प्लॉयज. स्टाफिंग ऐसा नहीं करता कि भाई डिवीजन ऑफ वर्क ये तो हमारे मैनेजर्स वगैरह करते हैं ना, जो भी हमारा प्रॉपर उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट का मैनेजर है वो देखेगा, हायर अथॉरिटीज देखेंगी. Next question here is, coordination begin at the planning stage and controlling tills continue. Okay. Which of the following option highlight the above statement? आपको बताना है कि ऊपर एक स्टेटमेंट लिखी है और नीचे भी स्टेटमेंट लिखी है, तो कौन सी स्टेटमेंट उसको हाईलाइट कर रही है. सो कोऑर्डिनेशन एंश्योर यूनिटी ऑफ एक्शन. कोऑर्डिनेशन इज एन ऑल परवेसिव फंक्शन. कॉन्टिन्यूस इज coordination is a continuous process. Coordination is a deliberate function. So the answer for this particular question is C, that is coordination is a continuous process. We need to coordinate it accordingly.
सो कोऑर्डिनेशन कब स्टार्ट हो जाती है? प्लानिंग से स्टार्ट हो जाती है और कंट्रोलिंग तक खत्म हो जाती है, उसके बाद दोबारा स्टार्ट हो जाएगी जब हम कोई दूसरी कोऑर्डिनेशन करने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हियर इज व्हाई इज कंट्रोलिंग नोन एज बैकवर्ड लुकिंग फंक्शन? कंट्रोलिंग को बैकवर्ड लुकिंग फंक्शन क्यों बोला गया है, ये आपको बताना है। कंट्रोलिंग रिलेट्स टू फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन। Controlling is a post-mortem of the past activity. Controlling aimed at improving the future performance. So उसे backward looking इसलिए बोला जाता है because it is the post-mortem of the past activities कि कैसे की है, क्या क्या किया है, क्या हमारा standard था and all that, right? Okay. नेक्स्ट क्वेश्चन हेयर इज विच ऑफ द मैनेजमेंट फंक्शन आर क्लोजली रिलेटेड? आपको बताना है कौन सा ऐसा मैनेजमेंट फंक्शन है जो क्लोजली रिलेटेड है। प्लानिंग स्टाफिंग, प्लानिंग कंट्रोलिंग, प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग कंट्रोलिंग। So the answer for this particular question is B, that is planning and controlling, because अभी हमने पीछे एक दो क्वेश्चन किए that was about the planning and controlling only. Next question here is the management which described from the manufacturing management to retail management is known as। आपको बताना है कि manufacturing management और to retail management तक कौन सा ऐसी management है जो उसको describe करती है। Supply chain management, operation management, public relation, procurement management. So the answer for this particular question is B, that is operation management. Next question here is which of the following statement is true? आपको बताना है कौन सी statement सही है। Setting the performance standard is a part of process of controlling. B, integrating employee effort is also a part of process of controlling. सो आपको बताना है दोनों में से कौन सी स्टेटमेंट सही है। सेटिंग द परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड इज अ पार्ट ऑफ प्रोसेस ऑफ कंट्रोलिंग। इंटीग्रेटिंग एम्प्लॉय एफर्ट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ प्रोसेस ऑफ कंट्रोलिंग। आपको बताना है दोनों में से कौन सी स्टेटमेंट सही है। So the answer for this particular question is A, that is only one. सबसे पहली स्टेटमेंट ही सही है because setting the performance standard is a part of process of controlling। हाँ, हम एक स्टैंडर्ड लाइक सेट कर देते हैं और वो कंट्रोलिंग का पार्ट होता है। इंटीग्रेटिंग एम्प्लॉय एफर्ट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ प्रोसेस ऑफ कंट्रोलिंग, ऐसा नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स? आपको बताना है दोनों में से कौन सी स्टेटमेंट गलत है। मैनेजमेंट प्रोवाइड मैक्सिमम आउटपुट विद द हेल्प ऑफ मिनिमम आउटपुट। मैनेजमेंट कीप्स इन टच विद द चेंजिंग एनवायरनमेंट। तो मैनेजमेंट के बारे में बताना है कौन सी स्टेटमेंट गलत है। पहली, दूसरी, दोनों या दोनों में से कोई भी नहीं। सो द आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज डी, दैट इज नाइदर वन नॉर टू। दोनों में से कोई भी स्टेटमेंट गलत नहीं है बिकॉज मैनेजमेंट प्रोवाइड मैक्सिमम आउटपुट विद द हेल्प ऑफ मैनेजमेंट इनपुट। ऑब्वियसली मैनेजमेंट में कुछ इनपुट डालेंगे तो वो ये ट्राई करेगी कि हमें मैक्सिमम आउटपुट मिल जाए। एंड मैनेजमेंट कीप्स इन टच विद द चेंजिंग एनवायरनमेंट। ऑब्वियसली जो चेंजिंग एनवायरनमेंट होता है, अभी हमने पढ़ा बिजनेस एनवायरनमेंट डायनेमिक होता है, तो वी नीड टू कीप इन टच, वी नीड टू बी अपडेटेड अबाउट व्हाट्स गोइंग ऑन अबाउट दैट पर्टिकुलर एनवायरनमेंट। सो मैनेजमेंट नीड्स टू डू दैट। नेक्स्ट क्वेश्चन हेयर इज विच स्टेटमेंट इज ट्रू? आपको बताना है दोनों में से जो स्टेटमेंट है वो कौन सी सही है। डिमांड फंक्शन यूजेस मैथमेटिकल फॉर्मूला टू अराइव एट करेक्ट रिजल्ट। आपको बताना है जो डिमांड फंक्शन होता है वो मैथमेटिकल फॉर्मूला यूज करता है ताकि उसका जो रिजल्ट है वो करेक्ट आ सके। नेक्स्ट ऑप्शन हेयर इज फॉर मैनेजरियल डिसीजन द डिमांड फंक्शन मस्ट मेड एक्सप्लिसिट। जो हमारा मैनेजरियल फंक्शन होता है तो डिमांड मस्ट बी एक्सप्लिसिट। डिमांड को क्या करें हम, एक्सप्लिसिट कर दें। दैट इज you need to be clear and easy to understand. So the answer for this particular question is C, that is both A and B are true. Next question here is which of the following statement is false? आपको बताना है दोनों में से कौन सी statement गलत है। The method of least squares is less scientific than method of moving average in demand analysis. Second is the parameter of the demand function are estimated with the regression analysis usually. तो आपको बताना है दोनों में से कौन सी स्टेटमेंट गलत है। पहली, दूसरी, दोनों या दोनों में से कोई भी नहीं। सो द आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज फर्स्ट, दैट इज ओनली वन स्टेटमेंट इज फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? आपको बताना है दोनों में से कौन सी स्टेटमेंट सही है। The government will impose heavy taxes if the elasticity of the demand of the product is high. While fixing the price of a commodity, the elasticity of demand has to taken into consideration. So the answer for this particular question is 2, that is only
टू। द इलास्टिसिटी ऑफ द डिमांड हैज टू टेकन इनटू कंसीडरेशन, ये स्टेटमेंट सही है। The government will impose heavy taxes if the elasticity of demand product is high. जब elasticity high है तो गवर्नमेंट ज्यादा टैक्स नहीं लगाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हेयर इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ मोनोपोली। आपको बताना है कि जो भी नीचे टाइप्स लिखी है वो एक मोनोपोली का टाइप नहीं है। लीगल मोनोपोली, अनलिमिटेड मोनोपोली, डिस्क्रिमिनेटिंग मोनोपोली या फिर पब्लिक मोनोपोली। चार मोनोपोली के नाम लिखे, आपको बताना है कि मोनोपोली का टाइप वो नहीं है। So the answer for this particular question is B, that is unlimited monopoly. Legal monopoly आपने सुना होगा, discriminative भी सुना होगा, public monopoly भी सुना होगा, but unlimited monopoly क्या होता है? ऐसा कुछ नहीं होता है। नेक्स्ट स्टेटमेंट हियर इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ चैलेंज टू मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम। आपको बताना है नेशनल इनकम को जब मेजर करते हैं तो उसका मेन चैलेंज क्या है, कौन कौन से चैलेंज हो सकते हैं। कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन, प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग, इनकम जनरेटेड बाय द फॉरेन फर्म या फिर ऑल द अबव। Yes, the answer for this particular question is D, that is all of the above। जब हम नेशनल इनकम मेजर करते हैं तो डेप्रिसिएशन में चैलेंज आता है, बिकॉज डेप्रिसिएशन जो है वो हर कंपनी अलग अलग लगाती है। डबल काउंटिंग भी प्रॉब्लम होती है कि भाई वो जो एक चीज है वो डबल काउंट ना हो जाए। इनकम जनरेटेड बाय द फॉरेन फर्म्स, यस। नेक्स्ट क्वेश्चन हियर इज आपको बताना है दोनों में से कौन सी स्टेटमेंट गलत है। ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन इज ऑलवेज ग्रेटर देन ग्रॉस fixed capital formation. The goods which are produced by for personal consumption will also be included in the national income. पहली स्टेटमेंट गलत है, दूसरी गलत है, दोनों गलत है, दोनों में से कोई भी गलत नहीं है। So the answer for this particular question is A, that is gross domestic capital formation is always greater than gross fixed capital formation. So पहली स्टेटमेंट यहाँ पर गलत है। Next statement here is इन द होलसेल प्राइस इंडेक्स इन इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम हैज मैक्सिमम वेट। आपको बताना है कि होलसेल प्राइस है जो इंडिया में, तो मैक्सिमम वेटेज कौन लेती है, कौन सी फर्म लेती है, कौन सी थिंग लेती है। फ्यूल एंड पावर, फूड आइटम्स, मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट या फिर प्राइमरी आर्टिकल। सो द आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज सी, दैट इज मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट। इज इट क्लियर गाइस? नेक्स्ट क्वेश्चन हियर इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। दो स्टेटमेंट लिखी हुई है, आपको बताना है कौन सी स्टेटमेंट सही है। द मेन एम ऑफ CSR इज टू इंप्रूव एंड प्रोटेक्ट द सोसाइटी वेलफेयर। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का मेन एम ये होता है कि हम उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमारी तो उसको इंप्रूव करो और प्रोटेक्ट करो द सोसाइटी वेलफेयर को। So the answer for this particular question is A, that is only one statement is true. The main objective of CSR is to maximize profit. ऐसा नहीं होता है, हम क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते हैं सोसाइटी को और उसके वेलफेयर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। दो स्टेटमेंट गिवन है, आपको बताना है कौन सी स्टेटमेंट सही है। इट इज रिक्वायर्ड टू हैव परमिशन टू यूज द फिगर्स एंड टेबल्स फ्रॉम अदर पब्लिक सोर्सेस। It is usually a problem to get permission of copyright of educational purpose, for educational purpose। तो आपको बताना है पहली स्टेटमेंट सही है, दूसरी सही है, दोनों ठीक है, दोनों में से कोई भी ठीक नहीं है। So the answer for this particular question is 1. It requires to have permission to use the figures and tables from the published sources। Obviously अगर किसी ने अपनी चीजें पब्लिश की हुई है तो आपको परमिशन लेनी पड़ेगी। Next question here is which of the following environmental factor is least likely to arise from inadequate internal controls। So अगर आपकी जो internal controls हैं वो ठीक नहीं है तो कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो arise करेंगे। Standard asset, waste contamination, local resource depletion या फिर all the above। So the answer for this particular question is standard assets। नेक्स्ट क्वेश्चन हियर इज आपको बताना है दोनों में से कौन सी स्टेटमेंट सही है। दो स्टेटमेंट लिखी है, आपको बताना है दोनों में से कौन सी स्टेटमेंट सही है। ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर हेल्प्स टू अंडरस्टैंड द कंज्यूमर टेस्ट एंड देयरफॉर एनहांस द मार्केटिंग प्रोसेस। जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर होता है वो कंज्यूमर टेस्ट को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करता है और ऑब्वियसली जब वो अंडरस्टैंड कर रहा है तो उसका मोटिव क्या होगा, मार्केटिंग प्रोसेस को बढ़ाना और अच्छा करना। सेकेंड पॉइंट हियर इज ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर हेल्प्स टू क्रिएट अ हेल्दी इफेक्टिव एंड इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन। तो जो हमारा ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर है वो किस लिए होता है, टू क्रिएट एन हेल्दी इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन, राइट। सो द आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज बी कि हमारा ऑर्गेनाइजेशन जो बिहेवियर होता है तो वो इसीलिए होता है ताकि हम जो इफेक्टिव और हेल्दी ऑर्गेनाइजेशन बना सकें।
एंड वी आर टॉकिंग अबाउट ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर, तो बिहेवियर में हम कंज्यूमर के टेस्ट को कैसे देख सकते हैं? वी आर टॉकिंग अबाउट द कंज्यूमर बिहेवियर ना, वी मस्ट टॉक अबाउट द एम्प्लॉइज, तो हम यहाँ पर कंज्यूमर की बात कैसे कर सकते हैं? सो द आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज बी, दैट इज 2 ओनली. Next question here is, which of the following statement is true? Perception is intellectual process. Perception help people understand other people in the group. और आपको बताना है पहली स्टेटमेंट सही है, दूसरी ठीक है, दोनों ठीक है, दोनों में से कोई भी ठीक नहीं है. आपको रीड करना है और आंसर करने की कोशिश करनी है. प्लीज ट्राई टू आंसर गाइज. Yes, the answer for this particular question is C, that is both A and B. दोनों स्टेटमेंट सही है. परसेप्शन एक इंटेलेक्चुअल प्रोसेस है और परसेप्शन हेल्प करता है लोगों को समझने में, मतलब फॉर द सिंगल पर्सन एज वेल एज अ ग्रुप. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू गाइज. आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी. मैनेजमेंट की सेकेंड क्लास थी आज एंड एग्जाम इज़ वेरी नियर. एज यू नो परसों कॉमर्स का एग्जाम आ चुका है. सो आई होप आपने अच्छे से तैयार किया होगा. माई विशेस आर ऑलवेज विद यू एंड गॉड ब्लेस यू स्टूडेंट्स. आपका नेट JRF क्लियर हो जाए एंड प्लीज़ वीडियोज़ को शेयर कर देना सो दैट बाकी बच्चे भी फ़ायदा उठा पाएँ. सो बाय बाय गाइस एंड हमारे यूट्यूब चैनल को शेयर सब्सक्राइब कर लेना और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लेना, दैट इज UGC नेट की तैयारी. बाय स्टूडेंट्स, मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में. Now install all new Eduncle mobile app for a holistic learning experience of your higher education. From doubt solutions, preparation notes, exam updates and practice questions, get all of these under one roof. Follow our social media for latest exam notifications and share your concerns with us through WhatsApp. Like the video, subscribe the channel and comment your suggestions down below. With Eduncle, karo life की तैयारी.